तो करें भाई, बिल्कुल शुरू से शुरुआत है ना, चैप्टर नंबर 1 से। तो आपका चैप्टर 1 जो है उसका नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो अब जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में। देखो बेटा, इस चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। क्या है बेटा? फिजिक्स की एक बहुत बड़ी शाखा है जिसका नाम है बेटा वैद्युत चुंबकत्व। क्या नाम है बेटा? वैद्युत चुंबकत्व। अब आप कहोगे वैद्युत चुंबकत्व है क्या? ये फिजिक्स की एक ऐसी शाखा का मतलब बेटा भाग, ऐसा भाग है जिसमें हम आवेश का अध्ययन करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेश के बारे में। तो हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम आवेश का अध्ययन करते हैं, या कह दो आवेश के बारे में पढ़ते हैं, वही क्या कहलाता है? वैद्युत चुंबकत्व। तो हम यहाँ अगर इसकी परिभाषा में ध्यान दें तो सिर्फ इतनी बात याद रखें, वैद्युत चुंबकत्व का मतलब है आवेश का अध्ययन। किसका अध्ययन बेटा? आवेश का अध्ययन। अब इस वैद्युत चुंबकत्व के भी यहाँ कितने भाग किए जाते हैं? 2 भाग। कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन से 2 भाग? देखो बेटा, पहला भाग है इसका स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। और बेटा इसका दूसरा भाग है विद्युत गतिकी, या हम चाहें तो इसे वैद्युत धारा कह सकते हैं। इस भाग को क्या कह सकते हैं? वैद्युत धारा। अब ये क्या है बेटा? ये समझो। देखो, कहीं भी वैद्युत शब्द आ जाए, वैद्युत, तो वैद्युत शब्द का मतलब शुद्ध घरेलू भाषा में क्या मतलब है? बिजली, बिजली विभाग। और शुद्ध भाषा में विद्युत विभाग, है ना। तो विद्युत शब्द का मतलब क्या है? बिजली। और बिजली किससे बनती है? आवेश से। तो कहीं भी वैद्युत या विद्युत शब्द आ जाए तो उसका मतलब आप क्या याद रखो? आवेश होता है। तो यहाँ जो ये वैद्युत या वैद्युतिकी शब्द आया है, इस शब्द का मतलब क्या है? आवेश। इस शब्द का मतलब क्या है? आवेश। और स्थिर का मतलब क्या है बेटा? रुका हुआ। कैसा बेटा? रुका हुआ। तो अब भौतिक विज्ञान का ऐसा भाग जिसमें हम रुके हुए स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे, वो भाग क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब आप सिर्फ इतना याद रखो कि इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे बेटा? स्थिर आवेश का अध्ययन करने वाले हैं। किसका अध्ययन करने वाले हैं? स्थिर आवेश का। अब इधर आ जाओ बेटा, विद्युत का मतलब फिर बेटा वही आवेश, और गतिकी का मतलब गतिमान, जो गति में हो। तो बेटा जिस भाग में गतिमान आवेश या गति करते हुए आवेश का अध्ययन करेंगे, उस भाग को ही क्या नाम दिया गया है? विद्युत गतिकी या वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्यों? वैद्युत का शब्द तो मतलब पता है आपको, आवेश, और धारा, जल धारा। जब जल बहता है, गति करता है, तभी तो उसे जल धारा कहोगे। वायु धारा, वायु जब गति करेगी तभी तो उसे वायु धारा कहोगे। तो वैद्युत धारा का मतलब है जब वैद्युत यानी कि आवेश गति करेगा तो क्या बनेगी बेटा? वैद्युत धारा। तो यहाँ वैद्युत धारा या विद्युत गतिकी का मतलब है गतिमान आवेश का अध्ययन। कौन से आवेश का बेटा? तो इसमें हम गतिमान आवेश का अध्ययन करने वाले हैं। गतिमान आवेश का अध्ययन। तो यहाँ तक अभी आपने क्या समझा? भौतिक विज्ञान का वो भाग जिसमें हम आवेश का अध्ययन करेंगे, उसको तो क्या नाम दिया? वैद्युत चुंबकत्व। अब उसमें से जिस भाग में स्थिर आवेश को पढ़ेंगे, रुके हुए आवेश को पढ़ेंगे, उसका क्या नाम है?
स्थिर वैद्युतिकी। और जिस भाग में गतिमान आवेश के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? विद्युत गतिकी या वैद्युत धारा। विद्युत गतिकी या वैद्युत धारा। अब जो आवेश की गति है या गतिमान आवेश है वो भी बेटा दो तरह से गति कर सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। कौन से दो तरीके से? देखो, पहली, एक समान गति कर सकता है। कौन सी गति बेटा? एक समान गति का मतलब समझ रहे हो? इसका जो वेग है v वो कैसा हो? नियत हो। नियत वेग से, जितने वेग से चलना शुरू कर दिया आवेश ने उतने ही वेग से चलता रहे। तो नियत वेग का मतलब एक समान गति। या वेग नियत है तो इसका त्वरण ए कितना होगा? त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, एक सेकंड में वेग में होने वाला परिवर्तन। अब बेटा वेग तो नियत है, मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस गति में त्वरण भी नहीं होगा, मतलब त्वरण का मान कितना? 0। यानी कि ऐसी गति जिसका वेग नियत हो या त्वरण 0 हो, हम उसको एक समान गति कह सकते हैं। या असमान गति। कौन सी गति? असमान गति। या इसका दूसरा नाम है बेटा त्वरित गति। कौन सी गति बेटा? अब इसका मतलब क्या है? असमान गति का मतलब जब वेग नियत नहीं है। ये बराबर लिख के काट दिया। इसका मतलब वेग नियत नहीं है, मतलब वेग बदल रहा है। और जब वेग बदल रहा है तो वेग परिवर्तन की दर, यानी कि एक सेकंड में जितना वेग बदलेगा वही तो त्वरण होगा। मतलब इस गति में त्वरण होगा, मतलब यहाँ त्वरण 0 नहीं होगा, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें त्वरण होता है, इसलिए इस गति को हम त्वरित गति भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? त्वरित गति। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? मतलब आवेश के बारे में अध्ययन, चाहे वो रुका हुआ हो, गति कर रहा हो, टोटल स्टडी जो चार्ज की होगी वो किस में आती है? वैद्युत चुंबकत्व में। उसमें से बेटा स्थिर आवेश के बारे में जितना पढ़ेंगे वो किस में आएगा? स्थिर वैद्युतिकी में। और उसमें से भी गतिमान आवेश के बारे में जो पढ़ोगे वो किस में आएगा? विद्युत गतिकी या वैद्युत धारा में। अब ये गतिमान आवेश भी कितने तरह से गति कर सकता है? दो तरीके से, या तो एक समान गति करेगा या असमान गति। अब आपने 10th में जब साइंस पढ़ी होगी तो वहाँ देखा होगा बेटा आवेश वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी। मतलब इसका वैद्युत प्रभाव भी होता है और इसका चुंबकीय प्रभाव भी होता है। अब कन्फ्यूजन ये है कि कब कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। मेन बात आपके जानने की यही है। तो जरा यहाँ ध्यान दो, जब भी आवेश कैसा होगा? स्थिर। तो स्थिर आवेश केवल वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, मतलब इसके चारों ओर केवल क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर गतिमान आवेश है और वो भी कैसी गति कर रहा है? एक समान गति। कैसी गति कर रहा है? एक समान गति। कैसी गति कर रहा है बेटा? एक समान गति। एक समान गति। अरे एक मिनट, नियत था ये। क्या था? नियत था। कैसी गति कर रहा है? एक समान गति। तो अब एक समान गति अगर आवेश कर रहा है तो बेटा एक समान गति करते हुए आवेश के कारण बेटा वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और साथ साथ वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मतलब यहाँ अगर हम आपसे बात करें तो क्या क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र प्लस और क्या उत्पन्न होगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अगर वही आवेश कौन सी गति कर रहा है? असमान गति या त्वरित गति, तब देखो बेटा पहली बात तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बेटा? प्लस और क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। फिर कहोगे सर ये तो वही पुरानी बात हो गई, इसमें भी था ये, एक्स्ट्रा क्या है? तो एक्स्ट्रा ये है बेटा, जब आवेशित कण त्वरित गति करता है, कैसी गति? त्वरित गति, तो वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, साथ साथ अपनी कुछ ऊर्जा
तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। किसके रूप में? तरंगों के रूप में। अब चूंकि उन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो उन तरंगों को नाम दिया जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या नाम दिया जाता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो ये और क्या उत्पन्न करेगा बेटा? वैद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या उत्पन्न करेगा बेटा? वैद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या इतनी बातें क्लियर है? अगर आवेश स्थिर है तो केवल क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। अगर एक समान गति कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, और अगर असमान गति या त्वरित गति कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करता है। क्या यहाँ तक इतनी बात आप सभी को क्लियर है? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे, अब हमारी मुख्य हेडिंग क्या है? वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो वैद्युत आवेश की अगर बात करें तो यहाँ हो सकता है आपको लग रहा हो कोई नया टॉपिक है, लेकिन वास्तव में वैद्युत आवेश से संबंधित बहुत सी घटनाएं आप व्यवहार में बहुत पहले से देखते आए हैं। जैसे आपने कभी स्कूल में क्लास में बैठ के साथियों के साथ एक जरूर किया होगा कि आप छोटे छोटे कागज के या किसी के टुकड़े तोड़ के बेंच पे रख लिया करते थे, और एक स्केल वगैरह पेन लिया और उसके ऐसे सिर में रगड़ते थे, और रगड़ने के बाद कहते थे अब देखो मेरा जादू। क्या होता था जादू? वो आपका स्केल या वो पेन उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगता था, आकर्षित करने लगता था। वास्तव में हम जानेंगे वो आवेश ही था। रगड़ने से उस पर क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश, और वो उस आवेश के कारण ही उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ऐसे ही आपने सर्दियों वगैरह में देखा होगा, हम ऊनी कपड़े वगैरह जब निकालते हैं ऐसा रगड़ते हुए, है ना, तो कभी कभी चट चट की आवाज़ सुनाई देती है। कैसी आवाज़? चट चट की आवाज़। वो भी वास्तव में किसके कारण होती है? आवेश के कारण। या आप किसी सीट पर या कहीं फोल्डिंग पर किसी चीज़ पर बैठे हो, बहुत कोई आलसी जैसा बालक ना रगड़ते हुए उठे पीठ को, है ना, बॉडी को रगड़ते हुए, और उठ के अचानक कोई धातु की चीज़ को टच करो तो कभी कभी ऐसा लगा अरे बिजली का झटका जैसा लगा, हल्का सा। क्या महसूस हुआ कभी? वो भी बेटा क्या होता है, तुम जब किसी से रगड़ते हो तो चार्ज हो जाते हो। क्या हो जाते हो? और चार्ज का कनेक्शन जब कंडक्टर से होगा तो बेटा वही करंट का फ्लो होता है। कहाँ? कंडक्टर से होकर पृथ्वी में, तभी तुम्हें झटका महसूस होता है ना। तो ये सब घटनाएं किससे संबंधित है? आवेश से संबंधित। और हम यहाँ इस चैप्टर में जानेंगे ये सब क्यों और कैसे होता था और किस तरह से आवेश उत्पन्न होता था। अभी मुख्य बात पर आते हैं कि वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या लिखें। तो अभी हमने जाना वैद्युत आवेश पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण आपने देखा, एक तो वैद्युत प्रभाव मतलब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, दूसरा बेटा चुंबकीय प्रभाव यानी कि क्या उत्पन्न हुआ? चुंबकीय क्षेत्र। तो परिभाषा हम यहाँ से लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं बेटा यहां चाहें तो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश
कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। किसी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण पदार्थ एक तो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा, दूसरा चुंबकीय प्रभाव, और वो गुण जिसके कारण ये दोनों प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? वैद्युत आवेश कहलाएगा। इतनी परिभाषा क्लियर है। हम चाहें तो इसकी और कई परिभाषाएं दे सकते हैं। जैसे इसकी शुरुआत में खोज के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए। एक कांच की छड़ ली और उसको रेशम से रगड़ा गया, ठीक। फिर एक दूसरी कांच की छड़ ली, उसको भी रेशम से रगड़ा, और पास में जब उन्हें लटकाया गया तो वो एक दूसरे को दूर की ओर धक्का दे रही थी, यानी कि क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित। काय की छड़, ये दोनों किसकी छड़ है? कांच की छड़ है। और इनको किससे रगड़ा हमने? रेशम से, या कह दो ऊन से। फिर बेटा दो और छड़ें प्लास्टिक की ली। किसकी ली बेटा? प्लास्टिक। और इनको बिल्ली की खाल से रगड़ा। किससे बेटा? और ऐसा कर इन दोनों को एक एक करके रगड़ा। फिर इनको जब पास में लटकाया तो ये देखा ये भी ऐसा दूर की ओर भाग रही थी। किधर की ओर भाग रही थी? दूर। ऐसे ये इधर हट रही थी और ये इधर, मतलब ये पोजीशन ऐसे हो जा रही थी, ऐसे दूर की ओर भाग रही थी। मतलब ये भी एक दूसरे को क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित कर रही थी। लेकिन फिर इनमें से क्या किया? एक कांच वाली छड़ ले ली और एक वो प्लास्टिक वाली जो बिल्ली की खाल से रगड़ी थी। तो इनको जब पास पास लटकाया तो ये ऐसे करके एक दूसरे की ओर भागने लगी। ऊपरी सिरा फिक्स करके लटका था, निचला सिरा ऐसे पास आने लगा। मतलब ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी। क्या कर रही थी? इसका मतलब इन छड़ों को आपस में रगड़ने से एक ऐसा गुण उत्पन्न हो गया जिसके कारण ये छड़ें या तो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित, या क्या कर रही हैं? और इस गुण को ही क्या नाम दिया गया? वैद्युत आवेश। तो हम परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को या तो क्या करती है? प्रतिकर्षित, या क्या करती है? आकर्षित। वो गुण भी क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। अब यहां से एक बात और पता चली। वैद्युत आवेश कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो आपस में वस्तुओं में लगने वाले बल हैं वो भी कितने प्रकार के? एक प्रतिकर्षण, दूसरा। अगर आवेश एक ही प्रकार का होता तो इसके कारण बल भी कोई एक ही प्रकार का उत्पन्न होता, या तो ये आवेश किसी दूसरे पर आकर्षण लगाता या प्रतिकर्षण। लेकिन इसके कारण आकर्षण भी लग रहा है और इसके कारण प्रतिकर्षण भी लग रहा है। इसका मतलब ये बल कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। तो यहां से ये पता चला ये वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक को नाम दिया गया धन आवेश, दूसरे को नाम दिया गया ऋण आवेश। क्यों? ये क्यों नाम दिया गया? ये इसलिए नाम दिया गया, ये देखा गया कि 2 जो आवेश अलग अलग प्रकार के थे, अलग अलग प्रकार वाले आवेश की वस्तुओं को जब पास पास लाए तो वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देती थी, मतलब आवेश को निरस्त कर देती थी, जिसे आवेश कहा हमने। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही धनावेश और ऋणावेश, धनात्मक मान एक प्लस का 5 हो बेटा और एक माइनस का 5, अगर इनको एक दूसरे के पास पास ला के सॉल्व करो तो +5 से -5 कैंसिल। बोले सर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक प्रकार के आवेश वाली वस्तु दूसरे प्रकार के आवेश वाली वस्तु के पास लाओ और उनका आपस में संपर्क करा दो तो वो एक दूसरे का प्रभाव क्या कर देते हैं? निरस्त। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं एक दूसरे को निरस्त करती हैं, वैसे ही आवेश भी एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। इसीलिए इनको नाम क्या दिया गया? एक को धनावेश, दूसरे को ऋणावेश, दूसरे को ऋणावेश। तो इसके बारे में अब आगे जान लें बेटा। देखो क्या है, ये हटा देते हैं। तो देखो यहां से तो यहां से हमें पता चला बेटा जो वैद्युत आवेश है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है।
वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। कौन सा दो प्रकार का? पहले को क्या नाम दिया गया? धनावेश, क्योंकि प्लस वाली संख्या को धन संख्या कहते थे और माइनस वाली संख्या को ऋण संख्या। तो बिल्कुल धन और ऋण संख्याओं की तरह ये आवेश भी एक दूसरे को निरस्त कर रहे थे। तो वहाँ धन संख्याएं और ऋण संख्याएं थी, इनको धनावेश और ऋणावेश कह दिया। धनावेश और दूसरे को क्या नाम दिया बेटा? ऋण आवेश। धनावेश, ऋणावेश, या धनावेश को इंग्लिश में कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या कह सकते हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज। और शॉर्ट में ऐसे करके बेटा प्लस बना के आगे बी लिख दो, इसको पॉजिटिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे? पॉजिटिव। ऐसे ही ऋण आवेश को इंग्लिश में बोलेंगे आप नेगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे बेटा? नेगेटिव चार्ज। और शॉर्ट में लिखना चाहे तो माइनस बना के बी लिख दो, हम इसे क्या पढ़ते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ? वैद्युत आवेश कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। अब अगर कोई पूछे ये नामकरण इनका किसने किया था, तो मैं लिख देता हूँ आगे ब्रैकेट में नेम्ड बाई बेंजामिन, नेम्ड बाई बेंजामिन फ्रैंकलिन, नेम्ड बाई बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट थे बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ही इन आवेशों को क्या नाम दिया था? एक को धनावेश और दूसरे को क्या नाम दिया था? ऋणावेश। एक को धनावेश और दूसरे को क्या नाम दिया बेटा? ऋणावेश। अब इनको और आगे कुछ बातें देखो। इनका अगर आवेश का प्रतीक बात करें, क्या देखें? प्रतीक। तो आवेश को या तो स्मॉल क्यू से लिखते हैं या चाहे तो कुछ जगह कैपिटल क्यू से भी लिख सकते हैं। तो स्मॉल क्यू या बेटा कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। अगर इसके सूत्र की बात करें, कोई बता सकता है? 10th में पढ़ा होगा। हाँ, वैद्युत धारा तो पढ़ी होगी। I बराबर Q अपॉन T। I बराबर आपने क्या पढ़ा था? ये तो पढ़ा था Q अपॉन T। तो यहां से Q बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा? IT। तो ये फॉर्मूला है Q बराबर IT, Q बराबर IT। चलो फॉर्मूला लिख लिया है तो लगे हाथ इसका विमीय सूत्र भी लिख लेते हैं भाई। क्या लिख लेते हैं? बताओ। धारा I मूल राशि है तो विमीय सूत्र इसका A, विमीय सूत्र A। चलिए A, T समय का T, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया? AT, AT। और एक मुख्य बात जान लो यहां से, जो हमारा वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश अदिश राशि है। वैद्युत आवेश कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? वैद्युत आवेश हमारा अदिश राशि है, या अदिश राशि को हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं? स्केलर राशि भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब आगे हम देखेंगे आवेश का मात्रक। क्या देखेंगे बेटा? आवेश का मात्रक। तो सबसे पहले एसआई पद्धति का मात्रक देखते हैं। एसआई पद्धति का मात्रक देखो बेटा, एसआई पद्धति में मात्रक। तो एसआई पद्धति में जो इसका मात्रक है वो बेटा होता है कूलाम। वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है। वैसे तो Q बराबर IT से निकालो तो I का एम्पियर, T टाइम का सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड हुआ। बट उस एम्पियर इंटू सेकंड को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? कूलाम। क्या बोल देते हैं? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हुआ बच्चों? कूलाम। कूलाम। या किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे? C से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? C से। इतनी बात क्लियर है? ये तो एसआई पद्धति में मात्रक हुआ। अब बेटा इसी का मात्रक हम लोग CGS पद्धति में देखते हैं। कौन सी पद्धति में? CGS पद्धति में। देखो बेटा CGS पद्धति में मात्रक, देखो CGS पद्धति में जो मात्रक है वो आवेश का होता है बेटा स्टेट कूलाम। क्या होता है बेटा? स्टेट कूलाम। क्या होता है बेटा? स्टेट
कूलाम, स्टेट कूलाम। अब इसके और भी कई नाम हैं, जैसे आप में से भी किसी वाला का एक ही नाम होता है। कोई कहता सर मेरा घर पे नाम अलग है, कोचिंग में अलग है, और मैंने दोस्तों में और अलग बता रखा है। कई नाम होते हैं। ऐसे ही बेटा ये जो मात्रक है सीजीएस पद्धति वाला, इसके कई नाम हैं। एक तो स्टेट कूलाम, या आवेशों का नामकरण फ्रैंकलिन ने किया था, तो उनके नाम पर, उनके सम्मान में इस स्टेट कूलाम को हम फ्रैंकलिन भी कह देते हैं। तो इसका एक नाम और क्या है बेटा? फ्रैंकलिन। तो इसे हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं। या इसी का एक नाम है बेटा ESU। ESU, या इसकी फुल फॉर्म लिखें बेटा तो इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब बेटा मात्रक चाहे कितने भी लिख लो, लेकिन संबंध सबका SI मात्रक से पता होना चाहिए। संबंध सबका SI मात्रक से पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जनरली हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो SI यूनिट में ही पुट करते हैं, रखते हैं वहाँ। तो SI पद्धति में बदलना पड़ेगा, किसी अन्य में दिया होगा। तो अब जरा यहाँ ध्यान दो, अगर हम आपसे पूछें एक कूलाम में कितने ESU, तो एक कूलाम में बेटा 3 × 10⁻9 ESU होते हैं। एक कूलाम बराबर कितना? 3 × 10⁻9 ESU। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ESU। कुछ अन्य मात्रक भी हैं इसके, कुछ अन्य मात्रक भी हैं। देखो अन्य मात्रक कौन से हैं वो ध्यान दो बेटा। अन्य मात्रक, अन्य मात्रकों में देखें तो एक होता है बेटा EMU। क्या होता है बेटा? EMU। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो होती है बेटा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और चाहे तो हम इसे एब कूलाम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एब कूलाम। अब अगर इसका कूलाम से रिलेशन की बात करें तो एक कूलाम बराबर 1/10 EMU। एक कूलाम में बेटा कितने EMU? 1/10 EMU। एक कूलाम बराबर 1/10 EMU। या यहाँ से मैं आपसे कहूँ 1 EMU में कूलाम बताओ तो 10 यहाँ आएगा बेटा, तो 10 कहाँ आएगा? यहाँ। 1 EMU बराबर 10 कूलाम, 10 एकम 10 कूलाम। 1 EMU बराबर कितने कूलाम? 10 कूलाम। तो 1 EMU में अगर कूलाम पूछे तो कितने? 10 बेटा। अब देखो और एक मात्रक होता है बेटा इसका, जरा ध्यान दो। एक होता है और मात्रक होता है बेटा फैराडे। क्या होता है? तो अब पहले समझ लो होता क्या है। एक फैराडे, एक फैराडे बराबर, अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लें, कितने? 1 मोल, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश अगर निकाल लें तो उसको ही क्या नाम दिया गया है? 1 फैराडे। क्या नाम दिया गया? 1 फैराडे। तो हम लिख सकते हैं 1 फैराडे बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश, तो 1 फैराडे बराबर, देखो कितना, 1 मोल कितना होता है? अच्छा 1 मोल में परमाणुओं की संख्या तो पड़ी होगी, कितनी? 1 मोल में परमाणुओं की संख्या को आप एवोगाद्रो संख्या कहते हो, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.02 × 10⁻23। तो जो ये नंबर है 6.02 × 10⁻23, इसी को तो 1 मोल कहते हैं। और अगर इस 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लें और उन इलेक्ट्रॉनों का क्या निकाल लें? आवेश। अब कैसे निकालोगे? अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, क्या पता है आपको? कितना? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। -19, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। 2 इलेक्ट्रॉनों का 2 गुना, 3 का 3 गुना, 4 का
4 गुना, 10 का 10 गुना, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही गुना। अब हमें तो 1 मोल चाहिए। अब 1 मोल कितनी संख्या होती है? 6.02 गुणा 10 की घात 23। तो क्या इतने गुना कर दें तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश आ गया। और इस 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश को ही क्या कहते हैं? फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराडे। तो 1 फैराडे बराबर, अगर हम इसको यहां से सॉल्व करते हैं तो ये लगभग निकल के आता है 96,500 कूलाम। तो 1 फैराडे में कितने कूलाम होते हैं बेटा? 96,500 कूलाम। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। अब ये मात्रक सब लिखे आपके सामने। आपको बताना है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक इनमें से और आवेश का सबसे छोटा मात्रक। विचार करो कौन सा है? हमें चाहिए है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक और आवेश का सबसे छोटा मात्रक। यहां देख लो नीचे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक चाहिए बेटा। एक तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक चाहिए और आवेश का सबसे छोटा मात्रक भी तो चाहिए बेटा। अब जरा विचार करो, देखो जरा, फैराडे हमारे सामने ईएमयू है और एक ये निकाल चुके थे ईएसयू कह दो, फ्रैंकलिन कह दो, स्टेट कूलाम, एक ही बात है, वो तो एक ही के 3 नाम। अब जरा यहाँ इन पर ध्यान दो। पहले जो फैराडे है वो कूलाम का कितने गुना? 96,500 गुना। ये कूलाम का कितने गुना है? 96,500 गुना। अच्छा, ईएमयू कूलाम का कितने गुना है? 10 गुना। अच्छा, ईएसयू इतने गुना नहीं है बेटा। अगर गुना चाहिए तो ऐसा करो, यहां एक लाइन और लिख लो। 1 ईएसयू बराबर, अगर निकालो तो ये 3 गुणा 10 की घात 9 अपॉन में आएंगे, तो 1/3 गुणा 10 की घात 9 कूलाम। ये जो ईएसयू है वो कूलाम का 3 गुणा 10 की घात 9वां भाग है, गुना नहीं, 1/3 गुणा 10 की घात 9वां भाग है। 3 गुणा 10 की घात 9वां भाग है। और ईएमयू कूलाम का कितने गुना है? 10 गुना। फैराडे कितने गुना है? 96,500 गुना। अब तो अंदाजा लग गया होगा कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा। कौन है सबसे बड़ा? 96,500 गुना सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा मात्रक तो बेटा कौन हो गया? फैराडे। इतनी बात क्लियर है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। अच्छा, सबसे छोटा कौन? हाँ, ये 10 गुना है और ये तो 1 गुना भी नहीं, 1 का भी बहुत छोटा। 1 कूलाम का 3 गुणा 10 की घात 9वां भाग। तो सबसे छोटा तो यही ईएसयू है। अब चाहे ईएसयू कह दो या फ्रैंकलिन कह दो, स्टेट कूलाम, एक ही बात है बेटा। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन है? फ्रैंकलिन। कौन है? फ्रैंकलिन। या आप कहो ईएसयू कह दो या आप स्टेट कूलाम कह दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही के नाम है। लेकिन जनरली जो ऑप्शनल क्वेश्चन जब भी आया है तो दिया हुआ ऑप्शन क्या होता है? फ्रैंकलिन। तो इसलिए मैंने सबसे ऊपर उसी को लिख रखा है। तो ये तो यहाँ तक चर्चा हुई, आवेश के मात्रक के बारे में जाना, आवेश का विमीय सूत्र जाना आपने, ठीक है ना, और आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, कितने प्रकार, मतलब बेसिक नॉलेज ये आवेश की आपने जानी। अब कुछ और जरूरी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो आवेश से ही संबंधित हैं और उनकी हमें आगे बहुत ज़रूरत है। देखो कौन सी बातें हैं, समझो बेटा। सम इम्पॉर्टेंट points about charge. Some important points about
चार्ज। देखो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात ध्यान दो, अच्छा किसी भी पदार्थ की बात करें वो बहुत से अणुओं से मिलकर बना होता है, फिर अणु परमाणुओं से, फिर परमाणु किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और वास्तव में आवेश जो है वो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों के ही कारण होता है। तो भाई जब आवेश के बारे में पढ़ना है तो पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तो जानना जरूरी है। तो पहला थोड़ी इन पर ही चर्चा कर लेते हैं हम। जैसे मान लो ये कोई परमाणु है हमारे पास, ठीक है ना। इस परमाणु के बीच में क्या होगा, नाभिक। नाभिक में क्या क्या होगा, एक तो बेटा नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन, और क्या होंगे, न्यूट्रॉन। यहाँ पी का मतलब समझ रहे, प्रोटॉन, और एन का मतलब न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर बहुत सी सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगी, और उन ऑर्बिट्स में कौन घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन। कौन घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब इन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो अगर सबसे पहले हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन की, तो अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें, QE से लिख लो। पता है आपको कितना है, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें, ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ME से लिख लो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कोई बता सकता है बेटा, हाँ 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम। ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हुई। अब किसकी बात कर लें बेटा, चलो प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की अगर बात करें, MP, पहले QP लिख लेते हैं, इसका चार्ज। तो प्रोटॉन पर अगर आवेश की बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन, QP से लिख लिया हमने। तो बेटा प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के ठीक बराबर होता है। बस अंतर इतना कि इलेक्ट्रॉन पे जितना माइनस, प्रोटॉन पे उतना ही, लेकिन कैसा बेटा, प्लस। तो इस पर कितना होगा, प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब MP, मास ऑफ प्रोटॉन, कोई बता सकता है कितना, हाँ 1.672 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए आप। अब न्यूट्रॉन बचा है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं बेटा। ये देखो न्यूट्रॉन, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो QN, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, तो इस पर आवेश का मान कितना, 0। लेकिन हाँ इसका द्रव्यमान होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन MN से लिख लें। तो ये लगभग प्रोटॉन के ही आवेश के बराबर होता है। बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है जिसको हम नेग्लिजिबल मानकर, नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। जैसे ये लिखो 1.67, 2 डिजिट तक तो सेम, अगली डिजिट लिख लो तो 5 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। मतलब यहां से कह सकते हो जो MN है वो लगभग बराबर किसके है, MP के। यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल किसके है, मास ऑफ प्रोटॉन के। मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर किसके है, मास ऑफ प्रोटॉन के। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अब अगली बात ध्यान दो। देखो अगला पॉइंट नंबर 2, किसी भी एटम में जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी परमाणु में उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर जितना माइनस, प्रोटॉन पे उतना ही प्लस। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, इसका मतलब परमाणु पे माइनस और प्लस भी तो बराबर है। और जब कहीं माइनस प्लस बराबर तो क्या होता है,
अगर कहीं कोई वैल्यू मैं कह रहा हूं माइनस की 10 है और प्लस की 10 है, तो आप क्या कहोगे? सर माइनस 10 से प्लस 10 कैंसिल बराबर 0। बोले कुछ नहीं बचा। इसका मतलब साधारण तौर पे अगर किसी भी वस्तु में बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, मतलब माइनस बराबर किसके? प्लस के। तो वस्तु कैसी? उदासीन। वस्तु पर कोई आवेश साधारण स्थिति में नहीं होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कोई वस्तु है हमारे पास, अगर साधारण स्थिति में है तो इसमें अभी इलेक्ट्रॉन बराबर किसके होंगे? प्रोटॉन के। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन और पी का मतलब मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बराबर किसके? प्रोटॉन के। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर जितना माइनस प्रोटॉन पर उतना ही, यानी कि माइनस बराबर किसके? तो माइनस से प्लस कैंसिल। वस्तु कैसी? उदासीन। वस्तु कैसी? तो अभी ये वस्तु कैसी होगी? उदासीन। फिर कहोगे सर सब वस्तुएं तो उदासीन होती हैं, फिर ये इतनी देर से धनावेश ऋणावेश बता रहे हो, ये उत्पन्न कैसे होता है? ये उत्पन्न कैसे होता है? अब जरा समझो ये कैसे उत्पन्न होता है। अब इसके लिए एक बात ये जानो, किसी भी परमाणु के केंद्र पर क्या होता है? नाभिक। नाभिक में कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं, प्रोटॉनों पर होता है। कैसा? धनावेश की ऋणावेश? धनावेश प्लस का, मतलब नाभिक पर धनावेश होता है। और इसके चारों ओर बहुत सी वृत्ताकार कक्षाएं, और इन कक्षाओं में कौन घूम रहे होते हैं? यहां भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहां भी, यहां, इनमें कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश? माइनस। नाभिक पे प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। और बेटा प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल लगता है, ये पता होगा आपको, 10th में पढ़ा होगा। तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर पकड़ के खींच रहा होगा। अच्छा, आकर्षण बल सब इलेक्ट्रॉनों पे बराबर या कम ज्यादा? सबसे ज्यादा कहां? पहली कक्षा वाले सबसे ज्यादा। अच्छा, दूसरे वाले थोड़ा कम, तीसरे वाले और कम। जो सबसे बाहर वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा, क्या उस पे नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम? इतना कम कि अगर उसे थोड़ी बहुत बाहर से कहीं से ऊर्जा मिल जाए, मदद मिल जाए, तो वो बहुत आसानी से अपनी कक्षा को छोड़कर परमाणु से बाहर आ जाता है। परमाणु से बाहर आ जाता है। और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इस परमाणु से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? और वास्तव में इन इलेक्ट्रॉनों के निकलने या इलेक्ट्रॉनों के आने से ही धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होता है। कैसे? अब वो समझ लेते हैं। ठीक है ना बेटा? देखो आगे। अब देखो, तो ये वस्तु अभी साधारण तौर पे कैसी है? उदासीन। ऐसा करो, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लो। क्या कर लो? ये मान लो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये एरो समझ रहे हो बाहर की ओर जा रहा है। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन इससे किधर जा रहा है? बाहर। अब जरा देखो इसकी जो अगली पोजीशन होगी, ये है, पई वस्तु है। बताओ अब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या बराबर होंगे? कम ज्यादा होंगे? कौन कम कौन ज्यादा? भाई इलेक्ट्रॉन निकल गए। फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 ही प्रोटॉन, तो ठीक है, जितना प्लस उतना माइनस कैंसिल हो गया। उदासीन थी वस्तु। हम मान लो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 9। अच्छा, प्रोटॉन में थोड़ी कुछ किया, प्रोटॉन तो वही 10 के 10 हैं, तो बेटा इलेक्ट्रॉन रह गए 9, प्रोटॉन हो गए 10। मतलब ज्यादा कौन? प्रोटॉन। तो कम कौन? इलेक्ट्रॉन। यानी कि E इज लेस देन P, और E इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस को प्रदर्शित करता है, और P प्रोटॉन, इसमें प्लस होता है। तो अब कम कौन? माइनस। ज्यादा कौन? प्लस। तो जब सॉल्व करते हो तो बचता तो वही है जो ज्यादा। जैसे बराबर थे, मान लो पहले -10 +10, तो कैंसिल हो गए, बराबर 0। वस्तु थी उदासीन।
अब मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, मतलब माइनस के 9 और प्लस के 10, क्या अब 0 हो पाएंगे? अब क्या बचेगा? 1 काय का, प्लस का, बचता वही है जो ज़्यादा। तो क्या अब इस पर कैसा आवेश बचेगा? प्लस का, और वो भी किसके बराबर? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, या कह दो एक प्रोटॉन के बराबर। बात वही, परिमाण तो दोनों का बराबर होता है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो अब इस वस्तु पर कैसा आवेश बच जाएगा? देखो प्लस ज्यादा है तो कैसा बचेगा? प्लस, और प्लस बचा मतलब वस्तु कैसी हो गई? धनावेशित। कैसी हो गई बेटा? धनावेशित। इसका मतलब किसी वस्तु का धनावेशित होना, किसी वस्तु का धनावेशित होना क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी की अधिकता। कम हुए कि ज्यादा हुए? यहां निकले तो इलेक्ट्रॉनों की इस वस्तु पर कमी हुई कि अधिकता? कमी हुई, तो इस पर धनावेश आया कि ऋणावेश? धनावेश। इसका मतलब किसी वस्तु का धनावेशित होना यह प्रदर्शित करता है कि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, आपसे कह दिया जाए किसी वस्तु पर कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बताओ उस पर किस प्रकृति का आवेश होगा? धनावेश होगा। कैसा होगा? अच्छा चलो ये बात तो क्लियर हो गई कि धनावेशित होना ये बताता है कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो बताओ इसके द्रव्यमान पर कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा कि नहीं? अरे भाई इलेक्ट्रॉन निकला है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकला तो अपना द्रव्यमान भी तो अपने साथ ले गया। अरे ऐसे समझ लो, कुछ देर के लिए मुझे परमाणु समझ लो, और मैं वजन तोलने की मशीन पे खड़ा हूं, और मेरे हाथ में जो मार्कर है इसे मेरा एक इलेक्ट्रॉन समझ लो, पेन को। अब बताओ अगर मैं अपना ये पेन बाहर निकाल दूं, फेंक दूं दूर, तो इस पेन का जितना द्रव्यमान है क्या वो कम हो गया? तो जो मशीन पर रीडिंग आ रही होगी इसके द्रव्यमान के बराबर, अगर वो एक्यूरेट इतने वजन को भी माप सकती है, एक्यूरेसी है, तो जितना इसका द्रव्यमान है क्या वो रीडिंग उतनी कम हो जाएगी? तो ऐसे ही भाई जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान भी तो निकल गया। तो द्रव्यमान में कमी होगी कि वृद्धि? द्रव्यमान में कमी। द्रव्यमान में कमी। इसका मतलब किसी वस्तु का धनावेशित होना इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, और जब धनावेशित है इसका मतलब उसमें द्रव्यमान में भी कमी हुई है। क्वेश्चन एक एक नंबर के कई बन सकते हैं। जैसे कह दिया किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, बताओ वस्तु पर किस प्रकृति का आवेश है? अरे भाई द्रव्यमान में कमी हुई मतलब इलेक्ट्रॉनों की भी कमी हुई होगी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो बेटा धनावेशित हुई होगी। कैसी हुई होगी? धनावेशित। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई बेटा? अब जरा देखो तीसरा पॉइंट फिर से बेटा, फिर वही वस्तु है साधारण अभी, तो इलेक्ट्रॉन बराबर किसके? मतलब माइनस बराबर किसके? तो अभी वस्तु कैसी? उदासीन। अभी वस्तु कैसी? उदासीन। अभी वस्तु कैसी? ऐसा करो, अभी तो इलेक्ट्रॉन निकाले थे, अब ऐसा करो इलेक्ट्रॉन दे दो इसे कुछ। मान लो हमने ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहां एरो बता रहा है इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। अब जरा देखो अगली स्थिति इसकी, वस्तु वही है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या बराबर होंगे? कौन ज्यादा होगा? अब तो इलेक्ट्रॉन आ गए, मान लो 10-10 लिए थे तो एक आ गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 11। प्रोटॉन तो 10 के 10 ही रहे। तो अब क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम, यानी कि E इज ग्रेटर देन P। E का मतलब माइनस, P का मतलब है यहां प्लस होता है प्रोटॉनों पर, मतलब अब ज्यादा कौन हो गया? माइनस। कम कौन हो गया? प्लस। तो सॉल्व करने पे बचता तो ज्यादा वाला है, तो कैसा आवेश बचेगा? माइनस। तो वस्तु धनावेशित हुई कि ऋणावेशित? मतलब ऋणावेश आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन के आने से ये वस्तु ऋणावेशित हो गई बेटा। कैसी हो गई? ऋणावेशित। कैसी हो गई? ऋणावेशित। अब जरा आगे बताओ, देखो बेटा यहां देखो, इसका मतलब अगर कोई वस्तु ऋणावेशित हो रही है, क्या हो रही है? तो बताओ बेटा
उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि अधिकता? अरे आ गए, जब आ गए तो वृद्धि हो गई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। इसका मतलब किसी वस्तु का ऋणावेशित होना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को बताता है। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अच्छा एक बात और बता दो, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है तो द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? भाई जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए अपना द्रव्यमान भी तो ले आए। अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान भी तो बढ़ेगा, और दो इलेक्ट्रॉन आए तो दो के बराबर द्रव्यमान भी तो बढ़ेगा। मतलब क्लियर है, ऋणावेशित जब किया है तो द्रव्यमान में भी वृद्धि होगी। द्रव्यमान में क्या होगी बच्चों? वृद्धि। ठीक है ना? क्या यहां तक इतनी बात क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा?